नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टरों के डॉक्टर डॉक्टर ध्रुव चौधरी। नमस्कार। अगर आप रोहतक पीजीआई के बारे में जानते हों तो डॉक्टर ध्रुव चौधरी एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका एक नेक हृदय इंसान और डॉक्टर के रूप में इनकी पहचान है। हमारे जो फेफड़े हैं उनके ये विशेषज्ञ हैं, कोविड में हरियाणा के इंचार्ज रहे हैं और इनके पास बहुत सारे अनुभव हैं। तो आज फेफड़ों की सेहत के साथ साथ इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर साहब, आपको पीजीआई में कितने साल हो गए? पीजीआई में मैं 1981 में जब लगभग 16 साल का था तब एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट आया था। अच्छा, तब से यहीं? तब से मैं यही हूँ, एक्सेप्ट बीच में लगभग 7 साल के करीब मैं दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस में, मौलाना आज़ाद में और फिर पीजीआई चंडीगढ़ में रहा। और उसके साथ साथ वहीं से मैंने फिर अपना डीएमबी किया पीजीआई चंडीगढ़ से। और उसके अलावा 6 महीने मैं इंग्लैंड में लिवरपूल में ट्रेनिंग करके। तो एक तरीके से पीजीआई आपका दूसरा घर ही है। पीजीआई मेरा घर है, दूसरा घर नहीं, मेरा घर है। अच्छा, हर आदमी जैसे मैं पत्रकार बना तो मेरी एक कहानी है, ऐसे आपके डॉक्टर बनने की क्या कहानी है? देखिए, कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी कैंपस में मेरी मदर स्कूल में पढ़ाती थी। टीचर थे? जी, स्कूल टीचर थे, सीनियर मॉडल स्कूल में। तो उस समय 2 ही आमतौर पे कैरियर माने जाते थे, या तो मेडिसिन में जाओ या इंजीनियरिंग में जाओ। और कुरुक्षेत्र में उस समय जो आज के दिन एनआईटी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन था और हम लोग यूनिवर्सिटी में ही रहते थे। तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस थी, बट समाओ जब से मैं बचपन में बढ़ रहा था, देख रहा था, तो एक दिमाग पे कुछ एक अमिट छाप लगी। छोटा था, बीमार हुआ, एक बार छोटा सा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद डॉक्टरों काम करते हुए देखा तो अच्छा लगा। तो तब मेरे को लगा कि हाँ, ये चीज़ एक प्रोफेशन है जिसको हम चुन सकते हैं। दूसरा, इसके साथ जो मुझे अच्छी चीज़ उस समय लगती थी, शुरू से ही मेरा शौक पढ़ने का रहा है और साथ साथ लोगों के साथ इंटरेक्शन का रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, करते हुए, और एक आइडियलिज्म भी था कि किसी तरह से क्या मैं अपने लोगों की मदद कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि 70 और 80 के दशक में मेडिकल में डॉक्टर्स की बहुत कमी थी। तो इन सब चीज़ों को देखते उस समय लगा कि हाँ, ये एक प्रोफेशन है। दिमाग में एक दफ़ा आया कि सिविल सर्विसेज के लिए भी अपेयर हुआ जाए। अप्लाई भी किया, लेकिन मैंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया एमबीबीएस करने के बाद, क्योंकि मेरे घर में, परिवार में, फौज में, पुलिस में और ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी लोग रहे हैं। डॉक्टर आप अकेले ही हैं? डॉक्टर मैं, मेरी एक कज़न है, वो बाहर चली गई थी, तो उसके बाद लगभग एक जनरेशन के बाद डॉक्टर मैं ही बना था। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, जैसे आप कुरुक्षेत्र से हैं बेसिकली? जी, कुरुक्षेत्र से मैं पढ़ा लिखा, अपनी 12वीं वहीं से की। उस समय प्री यूनिवर्सिटी होती थी, तब तक मेरा सारा बचपन, स्कूलिंग सारा कुरुक्षेत्र का। तो जब आप पीजीआई में डॉक्टरी करने के लिए आए तो आपके जो बैचमेट हैं, अब तो बहुत नामी गिरामी सारे डॉक्टर होंगे, कुछ को याद कर पाएंगे आप? हाँ, नहीं, काफ़ी लोग हैं। उस समय इसको हम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रोहतक बोलते थे जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। देखिए, हमारा बैच बहुत बड़ा था, ये लगभग 170 के करीब लोग थे। और ये एक पहला बैच था जिसमें हरियाणा सरकार ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में नॉमिनेशंस भी किए थे। अच्छा। हाँ, 5 बच्चों के एमबीबीएस में नॉमिनेशन हुए थे। 3 का फर्स्ट बैच था जिसके अंदर साथ में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रोहतक के अंदर डेंटल कॉलेज शुरू हुआ था। उसमें भी 20 सीटें आई थी, उसमें भी लगभग 3 नॉमिनेशन हुए थे। और ये एक बैच की और खासियत थी हमारे क्योंकि ये पहला बैच था जिसमें लगभग 60 से ऊपर लड़कियां आई थी। अच्छा। जो कि एक बड़ा आश्चर्य था सबको कि ये क्या हुआ है। नॉमिनेशन से आपका मतलब सरकार की सिफारिश? सरकार की सिफारिश के ऊपर उनको नॉमिनेट करके भेजा गया था। ओके। और उन्होंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। डेंटल कॉलेज फर्स्ट टाइम था, जो फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था हरियाणा में। उस समय तक कोई डेंटल कॉलेज नहीं था। लोग साउथ में जाते थे या पंजाब के अंदर पटियाला में या अमृतसर में सरकारी कॉलेज हुआ करते थे। तो ये पहला डेंटल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में
हरियाणा में आया था, जो आज के दिन बहुत विस्तार रूप ले गया है और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। उस समय पीपल, अब इसको हम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के नाम से जानते हैं, जिसको 42 साल हो गए, लेकिन 81 में वो पहला बैच था। मेरा तो जन्म ही 83 में हुआ। जी, तो वो हमने इस कॉलेज के बढ़ते हुए देखा है, उसको एक नए आयाम स्थापित करते हुए देखा है। जहाँ तक मेरी क्लास के अंदर, अपनी क्लास के अंदर MBBS का है, काफ़ी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हमारे मित्र इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में गए, डॉक्टर राकेश सारवाल, उनको त्रिपुरा कार्डर मिला और उनको उस टाइम खूब लगा था कि डॉक्टर विद द बैग झोला करके घूमते थे त्रिपुरा में। अच्छा, वो इलाज भी करते थे? इलाज भी त्रिपुरा में तो बहुत कमी होगी जी डॉक्टर की। जी, क्योंकि एक उस समय एक डॉक्टर हमारे पास नॉमिनेट होकर त्रिपुरा से भी आया करता था। अच्छा। यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेशन, और जो उस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ नॉमिनेशन त्रिपुरा से आए थे हमारे मित्र चिन्मय विश्वास, वो आज के दिन डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च त्रिपुरा सरकार के हैं। अच्छा। इसी तरह से कुछ एक जो लोग, जो दूसरे लड़का IAS थे राकेश धनवाल, वो उनको आई कि उन्होंने MS की थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS करने के बाद वो UP कार्डर मिला, फिर उत्तराखंड कार्डर में गए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन UP का उत्तराखंड के चेयरपर्सन भी रहे, पर आजकल वो दूसरी जगह है। बाकी जहाँ तक मेडिकल प्रोफेशन की बात है, PJ रोहतक के डायरेक्टर अभी डॉक्टर लोचब, डीन डॉक्टर लालड़, पड़ोसी भी हैं शायद? जी, मेरे पड़ोसी भी है दो, तो ये हमारे क्लास फेलो हैं। इसी तरह से आपका मेडिकल के अंदर हमारे काफ़ी लोग और जगह इंस्टीट्यूशंस में एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, कुछ एक डायरेक्टर्स भी हैं इंस्टीट्यूशंस के, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अंदर, और कुछ एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में हमारे साथी लग के काम करने लगे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमारे काफ़ी लोग हैं जो कि एक बहुत अपना उन्होंने आयाम बनाया है। और PJ के अंदर ही अगर मैं कहूँ, डॉक्टर लोचो, डॉक्टर लॉलर के अलावा हमारे क्लास से लगभग 14 और लोग फैकल्टी में काम कर रहे हैं, जिसमें सर्जरी के हेड डॉक्टर मदन गोपाल है, गायनी की डॉक्टर सविता सिंगल है, फिजियोलॉजी के हेड डॉक्टर ज्योति यादव है, डॉक्टर मिसेस एलावत है हमारी उसके अंदर, सॉरी कृष्ण दैया है गायनी के अंदर, डॉक्टर निशा है पैथोलॉजी में। तो अक्रॉस द बोर्ड हमारे बहुत लोग हैं। आपका बैच मतलब लकी बैच है? हाँ, ठीक रहा है। और मेरे बैच वाले अब तो रिटायर हो गए, वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा भी रहे हैं, डॉक्टर कंबोज, अब वो सिरसा सेटल्ड है, उन्होंने रेडियोथेरेपी में किया। इसके अलावा जो डेंटल में हमारे पास बैच आया था, उसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, डॉक्टर अरविंद, जो आज के दिन रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट है, वो भी हमारे क्लास फेलो है। अच्छा। हाँ, वो भी हमारे क्लास फेलो है। तो वो डेंटल में थे, लेकिन वो पहला बैच था डेंटल का, और उन्होंने MBB यहाँ से डेंटल किया, फिर MDS गुजरात से किया, और उसके बाद प्रॉब्ली राजनीति ने उनको आवाज़ दी और वो उसके अंदर काम करते हुए आगे बढ़ते हुए चले। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप फेफड़ों के डॉक्टर हैं, लंग्स के डॉक्टर हैं, तो ये फेफड़ों से कैसे जुड़ा हुआ आपका? देखिए, ये तो बहुत चांस की बात है। मैंने MD मेडिसिन में की है। MD मेडिसिन के अंदर ही मैंने एम्स में काम किया एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, सीनियर रेजिडेंसी हम बोलते हैं, एमरजेंसी में वहाँ काम किया था। फिर ऑल इंडिया, उसके बाद मौलाना आजाद में भी मेडिसिन में काम किया, और PJ चंडीगढ़ में जो वहाँ के बाद में डायरेक्टर बने, उस समय हेड थे प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा, उनके साथ काम किया, डॉक्टर BK शर्मा साहब मेडिसिन में। मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ एज ए लेक्चरर, आज के दिन हम असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, उन दिनों लेक्चरर बोलते थे। तो हमारा सिलेक्शन हुआ तो 93 सितंबर में PJ चंडीगढ़ से मैं यहाँ आया। उसके बाद मैं आगे के लिए देख रहा था कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मेरी वाइफ भी मेरी बैचमेट है। अच्छा। वो आई सर्जन है, तो उनसे डिस्कस किया, मेरी इच्छा कार्डियोलॉजी करने की थी, पर फिर लगा कि भाई जिस तरह से चीज़ें हैं, देख के आने वाले समय में क्या अच्छा हो सकता है, उसको देखते हुए मैं इमरजेंसी क्रिटिकल केयर में इंटरेस्टेड था। जी। हिंदुस्तान में 90s में कोई क्रिटिकल केयर में डिग्रीज नहीं थी, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं थे, तो PJ चंडीगढ़ में DM पल्मोनरी मेडिसिन शुरू हुआ था। जबकि आमतौर पे कंट्री के अंदर उस समय MD चेस्ट के पहले MD TB के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में उसको उन्होंने MD TB और चेस्ट का नाम दिया। तो वो हमारी करने की इच्छा नहीं हुई उस समय, क्योंकि MD मेडिसिन का था, मैं अपने बैच के टॉप 10 में था, और जब हमें एडमिशन हुआ टेस्ट के बाद, आई टॉप दैट टेस्ट, तो MD मेडिसिन मिला मुझे।
तो वो करते हुए मेरी क्रिटिकल केयर की इच्छा थी करने की, बिकॉज उसमें ये लगता था कि आप बेहतर कर सकते हैं। तो पीजे में जब डीएम की डिग्री का नाम बदला, जिस तरह आमतौर पर उस समय एज ए यंग सोचते थे, जितना एक्सपोजर था कि डिग्री का नाम पल्मोनरी मेडिसिन से पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन, या तो ये था कि मैं बाहर अमेरिका जाऊं ट्रेनिंग के लिए, या ऑस्ट्रेलिया जाऊं, या इंग्लैंड जाऊं। उतना मेरे पास उस समय पैसा नहीं था, फाइनेंशियल स्ट्रीम्स नहीं थे। तो ये था कि अब हिंदुस्तान में रह के करना। प्राइवेट सेक्टर अभी आना इतना शुरू नहीं हुआ था। दिल्ली में गंगाराम था या 2-4 और ट्रस्ट हॉस्पिटल्स थे। उस समय एस्कॉट्स हॉस्पिटल में एक था जहाँ पे हार्ट का आ गया था। अदरवाइज तो पहले लोग 80 में चेन्नई जाया करते थे, उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो इसको देखते हुए फिर लगा कि चलो अब ये डिग्री का नाम बदला है, तो मैंने सरकार से आवेदन किया। उस समय सरकार के साथ हमारे सरकार को ये था कि साहब आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, आप आएंगे नहीं आएंगे। तो काफ़ी कश्मकश के बाद हमें इजाज़त कोर्ट के थ्रू मिली। अच्छा। हाँ, वो कोर्ट के थ्रू इजाज़त मिली थी उस समय। और उसके दौरान फिर हमने डीएम किया। तो अब कई आज के दिन कोई मुझसे पूछता है, जब आपने पल्मोनोलॉजी फेफड़ों का पूछा, तो अगर आप सच्ची पूछे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं दिल से आज भी इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। अच्छा। सो आई से इन इंग्लिश कि आई एम इंटर्निस्ट बाय हार्ट, अच्छा, इंटेंसिविस्ट बाय चॉइस एंड पल्मोनोलॉजिस्ट बाय चांस। कहने का मेरा अभिप्राय है कि मैं अभी भी, मुझको लगता है कि मैं इंटरनल मेडिसिन, जो जनरल मेडिसिन जिसको बोलते हैं, वो जो एक बेसिक है मेरा, जिसपे मैं अस्तित्व मेरा उसी पे बना है, टिका है। जो क्रिटिकल केयर के डॉक्टर, जो आईसीयू का डॉक्टर, वो मैं अपनी पसंद से बना हूँ। और उसके साथ साथ जब मैं पीजीआई चंडीगढ़ गया तो मुझे अपने गुरु डॉक्टर जिंदल और डॉक्टर बेहरा साहब के साथ पल्मोनोलॉजी सीखने को मिला। तो वो एक मेरे लिए एक नया आयाम था। और मैं खुश हूँ कि मैंने अल्टीमेटली पल्मोनरी क्रिटिकल केयर किया और अपने फेज के डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट पार्ट पेस के हिसाब से अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और मुझे अब फेफड़े का डॉक्टर, उस समय हंसते थे बैठ के कि कार्डियोलॉजी एक डेवलप्ड वर्ड है, और फेफड़ा की जब बात होती है, क्योंकि टीबी के साथ होता था, जो सोच होती थी कि प्रॉब्ली अंडर डेवलप्ड है। लेकिन पिछले 40 साल के अंदर, मैं 97 में डीएम करने गया था, 2000 वापस आया, तो अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 24 साल में सारा कायापलट हो गया। और कोविड ने लोगों को, और उससे पहले स्वाइन फ्लू की एपिडेमिक ने, और उससे पहले SARS-2 ने ये दिखा दिया कि कोई सिस्टम अलग नहीं है, हर एक की इम्पोर्टेंस है। और पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से हार्ट का सब बात करते रहे हैं और चीज़ें करते रहे, लेकिन जिस तरह से आज एयर पोल्यूशन है, जैसे लंग कैंसर है, आज के दिन हम बच्चों में दमा बहुत देख रहे हैं, मैं इन पे आऊँगा, टीबी है। तो ये जो फेफड़े की बीमारी है, एक सब स्पेशलिटी का, एक स्पेशलिटी करके सेपरेट हो गई थी, जो कि मेडिसिन का अभिन्न अंग है। जो परमात्मा ने या नेचर ने जो हमें बनाया है, वो शरीर है जो सा, वो सब अंगों के आपस में काम करने और एक दूसरे के साथ बात करने से चलता है। तो इसलिए कोई भी डॉक्टर, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आपको पहले एज ए जनरल प्रैक्टिस मरीज को देखना है, फिर अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से देखना है, फिर सब स्पेशलिटी के हिसाब से देखना है। तो अगर वो मैं अपने ऊपर लगाऊं, तो पहले मैं अपने आप को जीपी की तरह देखते चलता हूँ, इंटरनल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन की तरह चलता हूँ। फिर मैं उसके बाद देखना शुरू करता हूँ कि फेफड़े का क्या दिक्कत है, क्या फेफड़ा प्राइमरी है या शरीर के दूसरे अंग से लगा हुआ है। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हम जितनी मर्जी सब स्पेशलिटीज कर लें, बेसिकली मूल रूप से हम जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं वो रहते हैं, और उसके ऊपर हम फिर, दुनिया उसको सुपर स्पेशलिटी बोलती है, मैं उसको ये कहता हूँ आप मेडिसिन के अंतरंग हैं, के अंदर है, आप उसकी सब स्पेशलिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोविड ने आपको भी बहुत कुछ ज़िंदगी में सिखाया होगा, दिखाया होगा। तो जब कोविड आया और उसके बाद दो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हेल्थ को लेके आए कि एक तो फेफड़े, लंग्स चर्चा में आ गए कि लंग्स कमज़ोर हो गए हैं लोगों के। तो आपका खुद का क्या तजुर्बा है अपने पेशेंट्स के ऊपर कि कोविड ने हमारे जनरल जो लोग, आम आदमी, उनके फेफड़ों को क्या हार्म किया है? देखिए, कोविड की एक बीमारी थी जो उनसे, उसने बहुत कुछ सिखाया और उससे बहुत कुछ सीखा है, और लगता है कि हमको आगे कैसे एक्ट करना है। मेडिकल एस्पेक्ट एक है,
सोशल, कल्चरल और एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट उस बीमारी का भी एक बहुत बड़ा रहा है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। फेफड़े पहले हम यही मान के चलते थे तपेदिक के कारण दिक्कत होती है और उसी कारण प्रॉब्लम होती है। तपेदिक अभी भी हमारी क्षय रोग जिसको हम बोलते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है, और एक पूरी सरकार का एक अमला लगा हुआ है उसके अंदर कि किसी तरह से हम इसको कम कर सकें। और जहाँ तक हो सके, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया है कि 2025 तक, उनका कहने का जो हमें लगता है जो पॉलिटिकल विल है उनका ये है कि जितनी जल्दी हो सके उसको ख़त्म करिए, क्योंकि उसके अंदर जो फेफड़ा डिस्ट्रॉय होता है वो बहुत लंबा चलता है और दुखी होता है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं कोविड में जो दिक्कत आई, जहाँ पे लोगों को दिक्कत पड़ी वो एक्यूट पड़ी, मतलब वो बहुत 10 हफ्ते से 10 दिन के अंदर इन्फेक्शन लेने के बाद पड़ी। मेजॉरिटी के अंदर 80 से 90% को कोई दिक्कत नहीं पड़ी, निकल गए। 70% में तो सिम्टम ही नहीं हुए, 30% में 20 से 30% में सिम्टम्स हुए। उसमें से भी रिक्वायरमेंट लगभग 5% के करीब को आईसीयू की पड़ी, जो गहन चिकित्सा की, और उससे भी अति गहन चिकित्सा की लगभग 1 से 2% को पड़ी। नंबर तो परसेंटेज वाइज बहुत कम लगते हैं, लेकिन जब हम अपनी पॉपुलेशन को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो ये 1% ही अगर आप 1000 का लेंगे तो 10 है, 10 है, 1 लाख का लेंगे तो 100 है जी। और जब आप 1 करोड़ का लेते हैं तो 1000 पड़ जाता है। उसके हिसाब से सुविधाएं जो चाहिए होती है, और एक आदमी पहले दिन तो मिल गई सुविधा, फिर 10 से 15 दिन जब तक ठीक होने में लगता है तो आपका देर वो बैकलॉग हो जाता है। तो जो हमने सीखा उसमें कोविड में कि जो इमीडिएटली जिसको दिक्कत हुई और जो बचाव हो गया, जो निकल आए, वो लोग ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके लंग फंक्शन लगभग 2 से 3 साल में नियर नॉर्मल आ गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे जैसे दांत और फेफड़े डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब खराब हो चुके होते हैं, नहीं तो जाता नहीं कोई डॉक्टर के यहाँ। तो लंग्स के जो हेल्थ है, कैसे मतलब ऐसा जीवन बनाया जाए कि लंग्स खराब ही ना हो हमारे, अच्छे फेफड़ों की सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली क्या चीज़ें हैं? देखिए, अगर आप आम आदमी आम भाषा में करें तो ह्यूमंस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट जगह डिफरेंट नाम। आदम, हाँ जी। आप यूरोप में चले तो एडम बोल दिया तो आदम हो गया। आप साउथ पेंसिल्वेनिया, आप इस मिडिल ईस्ट में आ जाए तो आदम हो गया। हमारे यहाँ आदमी बोलते हैं, उर्दू हिंदी का मिक्सचर है और अरबिक और हिंदी का। तो आदमी से क्या मतलब है? आदम, दम आ रहा है तो आदमी है। इसी तरह जब किसी की डेथ होती है तो आप क्या बोलते हैं? दम निकल के बेदम हो गए। बेदम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेड, एक्सपायर। एक लफ्ज यूज होता है। हम जो सांस लेते हैं उसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं कि अंदर आइए, आप हमारे में ऊर्जा संचालित करिए, तभी इंस्पिरेशन है। सो दैट मेक्स यू वॉक, दैट मेक्स यू लिव। ऑन द अदर हैंड, जब आदमी का सांस निकल जाता है, जब हम बाहर निकालते हैं उसको हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। तो जब आदमी की डेथ होती है तो इसीलिए बोलते हैं ये एक्सपायर्ड, हवा निकल गई। तो ये नाम जो उनसे अगर आप देखेंगे डिफरेंट कल्चर्स में भी, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी एक्सप्लेन करते हैं इम्पोर्टेंस, लंग्स की इम्पोर्टेंस। आप सब कुछ बंद कर सकते हैं, आप खाना बंद कर सकते हैं, लेकिन आप दम लेना बंद नहीं कर सकते। और आदमी इसको इस हिसाब से लेकर चलता है जैसे पता नहीं क्या चीज है। वो दिल से तो इसलिए डरता है कि जैसे आपने पूछा कि अचानक मौत हो जाएगी। फेफड़ा एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जहाँ पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई जाती है। एक ही ऑर्गन है जहाँ पे पूरी जाती है सप्लाई। जितना पंप करता है लेफ्ट हार्ट, उतना ही गंदा फेफड़े राइट हार्ट से बाहर निकल लो। तो दायां फेफड़ा, जो फेफड़ा है वो दाएं और बाएं हार्ट के बीच में है, और बाकी सारे शरीर में एक सर्कुलेशन। हम इसको सीरीज में बोलते हैं। हवा आती है, अंदर लेते हैं हम, सिस्टम हमारा बंद करता है, हम लंबा सांस खींचते हैं, हवा अंदर आई, वो फेफड़े को भर देती है, फुला देती है, जैसे गुब्बारा फूलता है। उसके साइड पे एक और आपका दूसरी और ब्लड वेसल है, वो जो उनमें महीन महीन उनकी वॉल्स होती है, उसमें से ऑक्सीजन आगे चली जाती है। जब वो ऑक्सीजन आगे जाती है तो वो खून के अंदर रक्त कोशिकाएं होती है, उसमें घुस जाती है और फिर सारे शरीर में चली जाती है। उसको चलाता कौन है पंप को? वो हार्ट है। इसलिए हार्ट जब पंप बंद हो जाएगा तो आप क्या देखेंगे?
क्या वो चलना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी। और आपका मास्टर ऑर्गन, सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट है पर मास्टर ऑर्गन आपका ब्रेन है। अगर ब्रेन में 3 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं आए तो आप ये समझ लो किसी काम का नहीं, मर जाता। तो इसीलिए उस वक्त पीरियड को करके हम मसाज कहते हैं, जिसको हम कार्डिक मसाज बोलते हैं, विटनेस अरेस्ट के अंदर करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी लगभग 15 से 20% के अंदर रिकवर कर जाते हैं। फेफड़े की दिक्कत यह है कि ये डिपेंड करता है, ये एक तरह से छननी है। एक हवा आई उसको थोड़ा छानता है फिर आगे भेजता है। अगर आप हवा ले रहे हैं वो आपका जो वातावरण में है, अगर वातावरण के अंदर लगभग आपका 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन, इस 80% नाइट्रोजन से फर्क नहीं पड़ता पर 20% ऑक्सीजन से हमें फर्क पड़ता है। और ये आपके शरीर में जाती है, अंदर मात्रा में जाती है, जिससे बॉडी सिस्टम बना हुआ है। और जो सबसे छोटा है वो सेल होता है बॉडी का, वहां तक ऑक्सीजन आपको लेके जाना है। क्योंकि अगर वो सेल चलेगा तो उससे सेल से उत्तक बनते हैं, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन एक दूसरे से बात करते, चीजें करते, तो जीवन का रंग चलता है। जब वो ऑक्सीजन वहां नहीं जाएगी, ऑक्सीजन उसके लिए ऊर्जा का काम करती है, पेट्रोल का, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये जो दोनों मिलकर चलते हैं इकट्ठे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसको हम बाहर निकालते हैं। अब हो क्या रखा है कि वातावरण दूषित है, उसके कारण जब आप एक्चुअली बिल्कुल प्रिस्टीन फेफड़ा देखेंगे, पहाड़ों पे देखिए प्राइम टाइम में, तो सर्जन आपको बता देंगे, आप भी देख के बता देंगे, बिल्कुल गुलाबी रंग। अच्छा जी। लेकिन आज के दिन क्योंकि ये जो इतना प्रदूषण हो रहा है, उसके अंदर जब आप फेफड़ा देखते हैं तो वो बिल्कुल काला मिलता है, कल मोस्टली लोगों का। और मजेदार और बात बताते हैं कि जब हम अंदर दूरबीन से देखते हैं, और खासतौर पे हम ग्रामीण परिवेश में अपनी माताओं को, बहनों को, इनका देखते हैं, जो चूल्हे पे काम करती हैं, उसके अंदर आप अंदर डिपॉजिट्स देखते हैं ब्लैक रंग के। अच्छा जी। इसको हम एंथ्रेकोफाइब्रोटिक लंग डिजीज बोलते हैं। एंथ्रेक्स काला, ब्लैक आ गया, वो फ्रेंच, वो आपका ग्रीक वर्ड है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ एयर है वो डिसाइड करती है आपकी लंग हेल्थ की, एक चीज। दूसरा, जिस तरह से कई लोग आज के दिन, जिस तरह ये टाइल्स काटते हैं बच्चे लोग, या आज के दिन पहाड़ों को तोड़ के जो माइनिंग करते हैं, या क्रेशर्स में है, जब उससे नहीं देते तो अंदर डस्ट जाती है, गैस जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, सिलिकोसिस एक्सेट्रा। उसमें टीबी का भी खतरा ज्यादा है, फेफड़े का भी, कैंसर का भी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 30 साल के आदमी के लंग ऐसे लगते हैं जैसे 80 साल के। इतना तो लंग हेल्थ में सबसे बड़ी चीज ये, इसीलिए आप देखोगे हमारे बहुत जोर दिया गया है कि आप प्राणायाम करिए, उसमें लंबा आप सांस खींचते हैं तो पूरा फेफड़ा खुलता है, क्योंकि जो नीचे वाला फेफड़ा कई बार बंद हो जाता है, उसको खोलने के लिए लंबा आप सांस लेते हैं। या कभी आपको सुस्ती हो, आप आवासी लेते हैं, तो भी इसलिए होता है कि फेफड़ा खुल जाए। प्लस दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो इकट्ठे हो रही है शरीर में बाहर निकल जाए वातावरण में कई बार। इसलिए आपको रिकमेंडेड भी है कि कार भी चला रहे हो, जब जैसे लगे तो खिड़की खोल लीजिए ताकि शुद्ध हवा आ जाती है। तो इसलिए लंग हेल्थ के लिए पहले तो सफस वायु का होना, अच्छी मसल्स का होना, खुराक का होना, डीप इंस्पिरेशन, डीप ब्रेथ इनसाइड लेना, छोड़ना। तो जो रोम विलोम हम करते हैं उसको, या हम जो सा और योगा के आश्रम, जो योगा के आसन करते हैं, खास तौर पे जो लंबा श्वसन लेते हैं करके, वो फेफड़े के लिए अच्छे रहते हैं। और इसी तरह ये मूवमेंट है जो सी, ये मसल्स के कारण होती है। यहाँ पे जो आपका रिब केज है, जो आपकी छाती है, इसके ऊपर मसल्स लगे हुए हैं, वो इसको खींचते हैं, और नीचे जो पेट और छाती को करते हैं उसको डायफ्राम बोलते हैं। तो अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, और इसी के साथ साथ स्वस्थ जो आपकी हवा है उसमें सांस। मॉर्निंग वॉक हेल्प करती है, मॉर्निंग वॉक हेल्प करती है, लेकिन आजकल दिक्कत है क्योंकि इसमें आपके सुबह के टाइम में ठंड के कारण हवा नहीं चल रही, तो जो कण है वो बैठ जाते हैं। सर्दियों मतलब धुंध जब पड़ रही हो तब नहीं घूमना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उसके 2 कारण है, एक तो फेफड़े का, उससे भी ज्यादा ऐसा है कि क्योंकि ठंड के कारण शरीर में जो आपकी खून की नाली है वो सिकुड़ती है, उससे प्रेशर बढ़ता है। तो जब आप एक्टिविटी करते हैं, शुरू करते हैं, तो आपके हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जो ठंड में दिक्कत क्या आती है, स्मॉग की जो दिक्कत है,
मोर देन फॉग इट इज स्मोक, जो स्मोक प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर आपके साथ क्या होता है कि जो कई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो गैस के अलावा होते हैं, उनको हम पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। वो पार्टिकुलेट मैटर वेरियस साइज के होते हैं। तो सबसे पहले उनको आपका नाक रोकता है, तभी नाकों में बाल होते हैं जी। तो वो बाल एक तो हवा जो आप ब्रीथ करते हैं उसको मॉइस्ट करते हैं, उसको गीला करते हैं, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है जी। और उसके साथ साथ उस फिल्टर, इसलिए जब कई बार आप नाक साफ करता है कोई आदमी देखता तो काले रंग का आता हाँ है, जी। वो डिपेंड करता है कि आप पॉल्यूशन वाले एरिया। पहले हम दिए की रोशनी में पढ़ते थे तो हाँ, सुबह नाक से तो वो इसका मतलब है कि आपने जो लिया स्मोक है, हम्म। फिर वो वहां से जब फेफड़े में जाता है तो उसके अंदर से पार्टिकल्स शरीर में से निकल के ब्लड में चले जाते हैं और सारे शरीर में घूम जाते हैं। उसको हम पार्टिकुलर मैटर कहते हैं। डिफरेंट साइजेज है उसके नाम पे, 2.5 या पॉइंट PM10। वो इतना महीन है कि सारी जाके जो छोटी छोटी महीन कोशिकाएं हैं उसमें जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एयर पोल्यूशन के कारण फेफड़े तो खराब हो ही रहे, हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है, ब्रेन अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और तो और जो स्टडीज आ रही हैं वो ये भी शो कर रही हैं कि जो बच्चे ऐसे वातावरण में पैदा हो रहे हैं और जो लोगों को बड़ा शौक है कि हाईवे पे अपना घर होना है, चीन से स्टडीज आई है कि अगर आपका आधा किलोमीटर के अंदर हाईवे में घर है तो उसमें हार्ट की, ब्रेन स्ट्रोक की और इवन पैदा होने वाले बच्चों में भी उनकी मेंटल रिटार्डेशन देखी जा रही है। अच्छा जी। इसका इतना बड़ा दुष्प्रभाव हमारी सेहत पे पड़ रहा है। तो जहां से हम शुरू हुए थे कि आपको अपनी मसल्स को ठीक रखना है, आपको बीच बीच में डीप सांस, जो हमारी योगा है वो बहुत अच्छी है, वो लेते रहिए, रोम विलोम करिए। आपका जो श्वसन का आप डीप सांस लेते हैं, करते हैं, जो वो करते रहिए। और जहाँ तक कोशिश हो साफ हवा में रहने की करिए। और अगर दिक्कत है कहीं पे ऐसी जगह पे जाना है तो फिर आपको मास्क पहनना पड़ेगा, और मास्क भी प्रेफरेंशियली N95 और उसके इक्विवेलेंट। सिंपल मास्क से ये पार्टिकुलेट मैटर्स नहीं रुकते। तो इसलिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ था USA का, उसने पहले सबसे शुरू किया था, जो हमारा भी नेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर अहमदाबाद में, सारे रिकमेंड करते हैं कि जहाँ पे भी धूल का काम हो मास्क लगा के करिए, ताकि उससे अंदर वो पड़ ना जा सके और आपको पोल्यूशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है इस समय हमारे एरियाज में दिख रहा है। भारत के हालात तो बहुत ही खराब होंगे। वो इसलिए है, जो मुझे एक बार दुख हुआ सबसे, मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, जब मैं इंग्लैंड से वापस आ रहा था हवाई जहाज में, पायलट की जो अनाउंसमेंट थी कोई मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन वो ट्रुथ था। वो विदेशी एयरवेज थी, तो उसने कहा कि नाउ वी आर एंटरिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जब हम वहाँ से आते, हिंदू कुश की ओर से आते, तो पाकिस्तान लाहौर के ऊपर से होते हुए दिल्ली से आते, वेस्टर्न उससे कि अब हम हिंदुस्तान में गुबार देख रहे हैं, हेज देख रहे हैं, यूजुअल हेज देख रहे हैं, देन द क्लियर स्काई ऑफ द यूरोप। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि लोगों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हम बहुत बड़ी कॉस्ट खुद तो झेल ही रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को कितनी दिक्कतें देंगे ये जो एयर पोल्यूशन है। और इसका सोल्यूशन हम तो बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। एंड ऑफ द डे प्लानर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, और उसके साथ साथ जो वेरियस एस्पेक्ट्स है एयर पोल्यूशन के देखने के, एनवायरमेंटल हेल्थ वाले हैं, हम लोग हैं जो बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ की, इसी तरह से एनिमल हेल्थ, एनिमल्स को भी दिक्कत हो रही है उससे। ये नहीं है कि हमें दिक्कत हो रही है, एनिमल्स को भी दिक्कत हो रही है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पौधों को दिक्कत हो रही है, पौधों की भी मैप्स आने लगी जिसमें वो बता देते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है। तो पूरे यूनिवर्स को जो इसकी दिक्कत आ रही है वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से जो हाई राइज बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं, उसके लिए भी हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। अच्छा जी। कि आप में जो गैसेस बन रही है, आ रही है, वो ट्रैप हो जाती है, निकल नहीं पाती। निकलेंगी तब जब हवा का सर्कुलेशन होगा। जब तक हवा का सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो जब आप जाएंगे उसमें से लेंगे तो आपको थकान लगेगी, धुंधलापन लगेगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे दिमाग में स्मॉगिंग सी हो रही है, आपकी बॉडी में दर्द होती है। एंड इट इज ए वेल नोन टर्म कॉल्ड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। तो इसलिए जो हम एक चीज सोल्यूशन करते हैं किसी चीज का, आगे हम देखते हैं कि और समस्याएं मुंह खड़ी खड़ी, उसके बारे में हमने सोचा नहीं था। लेकिन
इस समय तो मैं यही कहूँगा कि हमें पोल्यूशन को देख के चलना है। और आप देखेंगे उसका सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है मौसम में बदलाव। बदलाव है। बचपन में मुझे याद है हम 1 अक्टूबर के पास पंखे बंद कर देते मुझे खुद को ही कितना अच्छा मौसम होता था गांव का। थे, और उसके बाद आप 1 अप्रैल के आसपास पंखे चलाना शुरू करते थे। लगभग आपका 3 से 4 महीना ठंडा रहता था। हर मौसम पोस्टपोन हो गया, बारिशें रेटिक हो गई, आती हैं तो इकट्ठी आती हैं। तो ये सारी की सारी कॉस्ट अब इस एयर पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग से दे रहे हैं। तो अगर हमें अपने फेफड़े ठीक रखने हैं, अगर हमारे को अपना हार्ट दुरुस्त रखना है, और अगर हमें अपना ब्रेन दुरुस्त रखना है, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हमसे ज़्यादा अच्छी रहे, और उनको हमको मेंटल रिटार्डेशन नहीं देना है, तो हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हरियाणा में रहते हैं, रोहतक में रहते हैं, और हरियाणा में जब मैं अपने बचपन की बात करूं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हुक्का पीते थे, वो उनके लिए एक टाइम पास का माध्यम था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि ये कल्चर बना दिया, और खासकर जो यूथ है हमारा, वो दे हुक्के पे हुक्का लगा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि इससे क्या फर्क, वो कहते हैं कि ये पानी से धुआं फिल्टर होके आ रहा है, इसलिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आपका क्या मानना है, ये हुक्का किस तरह का नुकसान पहुंचा रहा है हमारे हरियाणा को? देखिए, मैंने जब आपने लंग हेल्थ की बात करी, उससे मैंने एक इम्पोर्टेंट इशू जान के छोड़ा था, स्मोकिंग का। मैंने कहा मुझे मालूम था आप पूछेंगे सवाल। अच्छा। सवाल हुक्का ही नहीं है, सवाल स्मोकिंग का भी है। और सिगरेट पीना, बीड़ी पीना और हुक्का आपकी फेफड़े की हेल्थ के लिए तो खराब है ही है। ये आपके हार्ट के लिए भी, आपके उसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक के लिए भी, अलावा ये कैंसर को बढ़ावा देता है। हमारे पास आप विश्वास नहीं करेंगे कि हर हफ्ते 3 से 4 नए कैंसर के केस डायग्नोज हो रहे हैं, लंग कैंसर के। और हुक्का और बीड़ी पीने से और सिगरेट पीने से लंग कैंसर के अलावा ब्लैडर का कैंसर, इसके अलावा आपका जो दूसरे आंतड़ियों के कैंसर, पैनक्रियास के, इन हर एक में रिस्क फैक्टर पाया जा रहा है। इसके अलावा जो सिगरेट पीते हैं आप, वो आपकी हार्ट अटैक का नंबर 1 रिस्क फैक्टर है। ये लोग रियलाइज ही नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है कि सिगरेट स्मोकिंग है जो सी, ये एडिक्शन है। और ये एडिक्शन है आपकी, ये एक आदमी को उसकी आदत पड़ जाती है। ये एडिक्शन आपकी सिगरेट स्मोकिंग की निकोटीन को है। जैसे मुंह से लोग वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब मैं स्मोकिंग की बात कर रहा हूँ तो उसमें हुक्का भी आ रहा है, चिलम भी आ रही है, सारा कुछ इसमें आ रहा है। और इसका नतीजा ये क्या है कि हाई टेम्परेचर पे चीजें अंदर जाती हैं, उसके अंदर मल्टीपल केमिकल गैसेस, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। यूरिन में टेस्ट करके हमें पता चल जाता है कि आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। यूरिन में इसके टेस्ट आते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि एक्टिव है कि नहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चाहे आप हुक्का पीजिए, चाहे आप बीड़ी पीजिए, चाहे आप सिगरेट पीजिए, ये मिथ्या है कि हम हवा उसमें से आता है, पानी भी से तो कम हो जाता। बॉडी को अगर डिपेंडेंस है निकोटीन पे, वो आप लंबा कश या लंबा ड्यूरेशन का लेके पूरा कर लेते। बॉडी तो अपना पूरा कर लेगी उसको। तो ये इसलिए मिथ्या है। दूसरी बात, आजकल नया शौक जो चढ़ा हुआ बच्चों को, ये जो कई जगह हुक्का बार्स बन गई और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आ गई है, मेरी आप सबसे गुजारिश है इनसे परहेज करिए, इनसे दूर रहिए। और उसका कारण बड़ा सिंपल है, इनके अपने इश्यूज है, अपने चैलेंजेस है, और ये फेफड़े को नुकसान कर रही हैं। मेरे जानकार भी है, जानता हूं, बच्चा बाहर पढ़ता रहा, अच्छे ओहदे पे हैं लोग, पास हुआ, लोगों और दोस्तों के साथ ई सिगरेट पीनी, उसके दोनों फेफड़े खराब हो गए। लंग ट्रांसप्लांट 22 साल के बच्चे को कर। 22 साल के लड़के? जी। वो तो शुक्र है बाहर था, भारत में होता तो शुक्र है। मैं बता रहा हूँ जिस जगह पे था वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स है। लेकिन कहने का मेरा अभिप्राय इसको बता के ये है कि आप अपनी जिंदगी के साथ, अपने फेफड़ों के साथ नहीं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जितना बेहतर हो इन चीजों से दूर रहे तो रहे। वो मुझे पता है कि पीयर प्रेशर होता है उस समय, तो इसलिए दिक्कत आती है
कि भाई तुम क्या बोल रहे हो। और अब हमने 2004 के अंदर एक ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे किया था हिंदुस्तान में। अच्छा जी। मैंने हरियाणा का इससे देखा था, पीजे चंडीगढ़ से कोऑर्डिनेट हुआ था। उसके अंदर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ देखा। हाँ जी। आप विश्वास ही नहीं करेंगे, ये हमने 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चों में किया था। हरियाणा में लगभग 8.5 से 9% बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं के स्मोकिंग करते पाए। मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और लड़कियों में लगभग 2% था। चंडीगढ़ में जो सर्वे आया उसमें लड़कियां तंबाकू पदार्थों का बच्चों का लड़कों से ज्यादा सेवन कर रही थी उस समय। हाँ। लगभग आधा परसेंट पॉइंट के ऊपर। मैं बात 2003 की कर रहा हूँ। उनका इंसिडेंस 10 से 11% के करीब, 12% के करीब। जी। सो अगर माँ बाप को ये लगता है, क्योंकि ये जो टीन एज है ये एज एक्सपेरिमेंटेशन की है जी। तो उस समय पीयर प्रेशर बहुत होता है, तो पीपल टेंड टू डू दैट। तो इसलिए मेरी आपसे और माँ बाप से और सबसे अनुरोध है कि सिगरेट स्मोकिंग के अंदर कैचमेंट एज ये होती है। और बुजुर्गों को गांव से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आमतौर पे बच्चे सीखते हैं बड़ों का हुक्का भरने से कि भाई तुम भर ला, तो वो चीज को हमको प्रथा को रोकना पड़ेगा। पर दिक्कत यहाँ जो आती है वो सोशल कल्चरल इश्यूज है कि अगर आप देखेंगे गांवों में अपने, चाहे हरियाणा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान भी हो, अगर हुक्का पानी बंद, वो हुक्का क्योंकि इकट्ठे लेके करते थे। तो मेरा तो अपना मानना ये है कि सामाजिक और कोई चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन इसको अब हमें इसका दुष्प्रभाव मालूम है, चीजें मालूम है, तो काहे को देख के आंख को खोल के अब मक्खी निकल रही है। ये मतलब जिंदा मक्खी निकलने जैसा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे मेरी जो आपसे पहली मुलाकात हुई थी वो बेटे को लेके हुई थी जी। बेटे को कुछ खास महीनों में उसको सांस की प्रॉब्लम होती थी, जो अब वो बिल्कुल ठीक है अब ट्रीटमेंट के बाद। बच्चों को दमा जो है, क्या ये रोग बढ़ रहे हैं और इसके क्या कारण हैं? देखिए, बच्चों में दमा का इंसिडेंस जो डाटा आ रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड काफी बढ़ गया है। और खास तौर पे जैसे जैसे हम ग्रामीण परिवेश से निकल के ऊपर जा रहे हैं और खास तौर पे सिटीज में आ रहे हैं, उसके अंदर रिलेटिवली इंसिडेंस दिख रहा है। क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है माँ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उसमें, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में बढ़ता है, करता है, मदर के इन्फ्लुएंसेस हैं काफ़ी डोमिनेंट होते हैं, मॉडरेट भी करते हैं, चीज़ें भी करते हैं। सिंपल भाषा में मैं ये कहूँगा कि हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हाइजीन हाइपोथेसिस। अगर आपको याद हो और आप रिकॉल भी करेंगे कि गाँवों के अंदर आमतौर सब घुल मिल के रहते हैं, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, इधर खेल रहे हैं, उधर खेल रहे हैं। तो आप जैसे जैसे पैथोजेंस के, एंटीजेंस के एक्सपोजर में आते हैं, उसके अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता सिस्टम, वो मैच्योर होता है। तो उस प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी में वो जो एक्चुअल होना चाहिए इम्यून सिस्टम वो डेवलप हो जाता है। लेकिन जब हम बच्चे को बहुत ज़्यादा हाइजीन हाइपोथेसिस से मतलब बहुत ज़्यादा सफाई के वातावरण में रखते हैं, उसका एक्सपोजर उन चीज़ों से नहीं होता। तो इम्यून सिस्टम को मैच्योरिटी होने में टाइम लगता है। इसीलिए तो उसका कारण ये हो जाता है कि हमारे एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो एक जो पर्टिकुलर टाइप की इम्यून रिस्पॉन्सेज जो हमको चाहिए एडल्ट में, वो कम डेवलप होती है, और जो होती है तो उसकी उतनी एफिकेसी नहीं हो पाती। तो उसके कारण एलर्जेंस को रिस्पॉन्सेज रहते हैं। दूसरे रिसर्च ने ये पाया है कि अगर मदर को है घर में, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, तो प्रोबेबिलिटी बच्चे में कंपेयर टू द मेल मेंबर जिसको है घर में, फादर को या और ज्यादा हो जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी हम किसी पूछे मैं तुम्हारी दवा तो नहीं, ताजी हमारे घर में तो किसी को नहीं, छूटते बोलते। सो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको नाउ हम साइंटिफिक एविडेंस बेस आ गया है। जिस मेडिसिन का हमारे पास साइंस है, एविडेंस है, वो साइंस है। जिस मेडिसिन का हमारे पास एविडेंस नहीं है वो आर्ट है। तो जो ऑब्जर्वेशंस है वो यही है कि विद upgoing up of the socio-economic status, less and less people, children are getting exposed. उनके बाहर का तो एक्सपोजर कम हो, इंडोर पोल्यूशन के साथ या इंडोर एंटीजन के साथ हो जाता है। जैसे कई लोगों को जिस समय पराग के करने उससे एलर्जी तो उस मौसम में होगा, कौन से घास से किसी को एलर्जी तो उसका सर्दियों में, आपका मानसून के आसपास होता है, कुछ एक का सर्दियों में होता है,
और आमतौर पे 1/3 में आप जाएगा वो छींके भी मारते हैं, ठीक है बात। आंखों में भी लड़क आती है। तो ये सारे के सारा बॉडी का सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसको फौरन मान रहा है और उसको रिएक्ट कर रहा है। ये बिकॉज ऑफ इमेच्योर। मोस्टली लोग इसको एलर्जी भी बोल देते हैं ना। हाँ नहीं, वो एलर्जी है, एलर्जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो एलर्जी क्या है? आपके नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है ना, जो नहीं होनी चाहिए थी। अभी routine कुछ में साल नहीं होनी पहले चाहिए। तक तो आप लोग जो वो इनहेलर देते थे वो ऐसा कहते थे लोग इनकी आदत पड़ जाएगी, इसके बिना जीना मुश्किल, लेकिन अब तो मुझे लगता है अवेयरनेस बढ़ गई है इसको लेके। देखिए, मैं हमेशा एक को दो एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको शुगर है या आपको ब्लड प्रेशर है, तो क्या दवाई देने से आदत पड़ जाएगी? हाँ, वो क्योंकि ये आपके शरीर की तासीर है, एलर्जी वाली। उसको हमारी भाषा में एटोपी बोलते हैं। कि जेनेटिक एक तरह का, ये आप ये मान के चलिए कि जेनेटिक विकार तो बहुत स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा, और मैं कह रहा हूँ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम गेटिंग दिस इज मच हायर। तो जब वो हो जाता है, दो चीज़ है, अगर एक या दो चीज़ों से है, अगर वो आपको एलर्जी, चाहे वो छींक आ रही है, आंखों में है, सांस की है, तो आप उस एलर्जन को आइडेंटिफाई कर सके तो आप उसको डिसेंसिटाइज कर सकते हैं, जिसको आप इम्यून थेरेपी बोलते हैं। अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो आप उसकी इफेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें इनहेलर्स एक बहुत कारगर चीज साबित हुए हैं। जब हम बच्चे थे उस समय दवाई का मतलब, दवाइयाँ आज के दिन बहुत पोटेंट आ गई हैं, लोगों को बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन अब अगेन मैं फिर आपको भी बता रहा हूँ कि पिछले 20 साल के अंदर से, जब से हम खास किस्म के ये इनहेलर इस्तेमाल करना शुरू किया है, इमरजेंसी के अंदर एडमिशन रेट अस्थमा का, आईसीयू में एडमिशन रेट अस्थमा का, और वेंटिलेटर पे लेना अस्थमा का बहुत ही कम हो गया, लगभग ना के बराबर। अच्छा, इनहेलर बड़ा फर्क पड़ा है। इनहेलर हम इसलिए देते हैं कि आपको कम मात्रा में दवाई लेनी पड़े, एक, इससे उसका दुष्प्रभाव कम होगा, दो, और तीसरा जहां दवाई चाहिए वही जाएगी। तो फेफड़े में हमारे को एक भगवान ने और एक नेचर ने एक नया बख्शी है कि आप जब दवाई लेते हो सीधी क्योंकि ये फेफड़े के नहीं, जो फेफड़े की जो नाली होती है, उसकी जो लेके जाती है हवा को, जिसको हम एयरवेज बोलते हैं, ट्यूब्स है जो उनसे हमारी, उसकी जो अतरंग, जो अंदर आपकी जो लेयर्स है, उसके अंदर दिक्कत आती है। तभी आप बलगम भी देखोगे उसमें निकलेगी। वहां से फिर नाड़ियां निकलती हैं जो सिग्नल्स लेके जाती है, जिससे फेफड़ा सिकुड़ता है। उसकी नाड़ियां सिकुड़ती है तो आपको सांस लेते हैं तो सांस में आवाज आती है, इस सीटी की आवाज आ रही, वो उससे आ रही हो। तो इसलिए ये एयरवेज की डिजीज है। तो हमारे को इसके अंदर बेस्ट तो ये है कि अगर आप एलर्जन आइडेंटिफाई कर सके और अवॉइड कर सके, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो ये पंप लगाते हैं। अब तीसरा और उससे एडवांस आ रही हैं चीज़ें कि अगर इससे आराम नहीं मिलता तो क्या हम इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं, वो दे सके, हम रोक सकते हैं। वो बहुत स्मॉल सेट पे करते हैं, बिकॉज वो बहुत महंगा है, और अगर वन टाइम हो तो भी समझ में आती है। जो बीमारी रिकरेंट है, क्योंकि आपके शरीर की तासीर वो है कि आपको एलर्जीज है। अगर आप एलर्जन अवॉइडेंस कर जाते हैं तो ठीक रहते हैं। अगर आप एलर्जन अवॉइडेंस नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार उस चीज को छेड़ता रहेगा, करता रहेगा, और बॉडी उसको रिएक्ट करती रहेगी। तो इसलिए ये जो गलत फहमी है लोगों को, मैं ये कहूँगा कि ये आदत पड़ जाती है इस भ्रांति से। ये भ्रांति है, गलत फहमी का वो भ्रांति है, उससे बाहर निकलिए, लेकिन रेगुलरली लीजिए। और इसी तरह से जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं जी, वो प्रॉपरली टेक्निक समझाएं। क्योंकि हमने ये देखा है कि लगभग 100 मरीज जो दवा के, मैं एग्जाम्पल देके कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली, अगर हमें भेजा जाता है कि ये काम नहीं कर रही है, इनको दिक्कत है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक टेक्निक करने से वही इनहेलर लगभग 3/4 में काम करने लग जाता है। तो इसलिए लिखना एक पार्ट है, उसको कैसे लेना है वो समझना दूसरी पार्ट। जी जी। डॉक्टर साहब, सर्दी बहुत हो रही है, मैं 2-1 सवाल और पूछूंगा आपसे। ज़्यादा हो गया वैसे, जड़ा अभी तो मैं डॉक्टर के साथ बैठा हूँ तो मुझे कोई वो एक आत्मबल भी बढ़ जाता है ना जी। एक तो सब ये है कि दमा, इस पे हमने बात की। क्रिटिकल, आप डॉक्टर हैं जो कि आईसीयू के एक्सपर्ट हैं, आप कब जरूरत पड़ती है आईसीयू की? देखिए, इंटेंसिव केयर यूनिट, मैं 90 की आपको पहले बात बताता हूँ,
जब हम उस समय करते थे तो लोगों को ये लगता था वेंटिलेटर दिया, आगे भगवान के पास गया, गए अब बदला दिया नलकी तो गए। ऑक्सीजन लगा दिया तो दिक्कतें, इसलिए पिक्चर में भी देखोगे कि उस चीज को बड़ा रूपांतर किया गया। हाँ जी। लेकिन समय ने ये सिखाया है कि अगर ठीक समय पे आप इसका इस्तेमाल करें, ये रेस्पिरेटरी फेलियर का ट्रीटमेंट है वेंटिलेटर। लेकिन जब आप आईसीयू की बात करते हैं या क्रिटिकल केयर की बात करते हैं या इन आईटीयू की जिस तरह से बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि किसी भी मरीज के, किसी भी औरत, आदमी या बच्चे के अगर कोई ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहा है या उसको दिक्कत है तो उसको क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो हम क्या उस पेशेंट को, अगर वो डिटेरिएट करने की क्षमता में है, क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? वो एक इंडिकेशन। दूसरा, अगर किसी को भी किसी तरह का रेस्पिरेटरी फेलियर है तो आईसीयू चाहिए। इसी तरह से अगर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, हार्ट अटैक हुआ है या आपका हार्ट फेल हुआ है या सांस दमा एकदम बहुत तेज चढ़ गया है, क्लॉट आ गया है, तब हम उनको आईसीयू में लेते हैं। इसी तरह से अगर किसी की ऑपरेशन हो रहा है, बड़ा ऑपरेशन है, लंबा चौड़ा ऑपरेशन है और हमको बहुत क्लोज निगरानी रखनी है, फिर हम आईसीयू लेते हैं। और किसी तरह की भी ऑर्गन सपोर्ट है ऑर्गन फेलियर के अंदर, फिर हम आईसीयू में लेते हैं। अभी हमने भारत सरकार की ओर से, जिसमें मैं भी मेंबर था टास्क फोर्स का, गाइडलाइंस रिलीज की है कि किन को हमको आईसीयू में लेना है और किन को, क्योंकि आजकल इस समस्या का दुरुपयोग बहुत हो रहा है। उपयोग तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रखा है कि हमारे डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं है, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी अवेयर नहीं है और आम जनता भी अवेयर नहीं है। मान लीजिए अगर किसी को कोई बीमारी है, 90 साल के बुजुर्ग को दिक्कत है, उसको ब्रेन अटैक आ गया, उसके अंदर उसको केयर चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन हमें पता है कि इसने रिकवरी नहीं होना है, अब पता है भाई टाइम वाली। उसको आईसीयू में लेके हम एक और आदमी है जो 40 साल का रोड साइड एक्सीडेंट है, उसको कैसे डिनाई करें? इसी तरह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हैं पेशेंट, आउटकम प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेस देन 2%, 3% है, जिसका फर्टिलिटी ऑफ केयर। दूसरे इंस्टीट्यूशन से कहेंगे आप शिफ्ट करिए, आपको मरीज के तो अटेंडेंट के लिए तो सब कुछ है, लेकिन आपका रिसोर्स लिमिटेड है, आपका रिसोर्स बहुत एक्सपेंसिव है, किसको प्रोवाइड करेंगे आप? तो इसलिए हम उसके लिए गाइडलाइन लेके चलते हैं कि अगर आपके पास एक बेड है, 3 आदमी है, तो कैसे लोगे आप? वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, किसको लेना है? अब ये तो नहीं कह सकते मेरा पसंद है मैं लूंगा, नहीं। आपके पास क्राइटेरिया होते हैं, गाइडलाइंस होती है, हेल्प होती है कि अगर मैं लूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बचने। क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट आप आईसीयू में देते हैं, जो भी ऑर्गन सपोर्ट देते हैं, वो टेम्परेरी है। अल्टीमेटली शरीर को अपने आप को संभालना है और फिर आगे चलना है। अगर आपका रेस्पिरेटरी फेलियर है, वेंटिलेटर का मतलब ये है, सिंपल भाषा में ये ब्रिज थेरेपी है, ये सपोर्टिव थेरेपी है। प्राइमरी डिजीज जिसने रेस्पिरेटरी फेलियर किया, जब तक वो ठीक नहीं होगी इसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, जिस तरह से गुर्दे खराब हो जाते हैं तो हम डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस तब तक चलती रहती है जब तक गुर्दे ठीक नहीं हो जाते, नहीं तो हम किडनी का प्रत्यारोपण करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। सो सिंपल भाषा में, जिस आदमी के ऑर्गन डिसफंक्शन हो, लाइकली ऑफ रिकवरेबल चांसेस हो, मेजर सर्जरीज हो या सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो उनको, और जिसके अंदर सिंपल भाषा में डिजीज से रिकवरी पॉसिबल एंड देयर इज नो फर्टिलिटी ऑफ केयर। लेकिन अगर आपकी फर्टिलिटी ऑफ केयर है, एंड स्टेज डिजीज है और आपने उसको एस्केलेट नहीं करना है, और तो और हमने उस गाइडलाइन में यहाँ तक कहा है कि अगर आदमी ने होशोवास में ये लिख दिया कि मुझको आईसीयू में नहीं जाना, मुझको वेंटिलेटर नहीं जाना, तो आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, फर्स्ट टाइम इस चीज का मेंशन किया है, उसको हम एडवांस डायरेक्टिव कहते हैं। जी। अच्छा, लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, लंग्स इम्प्लांट की भारत में क्या स्थिति है अभी? देखिए, लंग ट्रांसप्लांटेशन अब ग्रेजुअली पिकअप, लास्ट वाला चीज हुई है। पहले साउथ में कुछ एक इंस्टीट्यूशंस में हो रहा था, चेन्नई में हो रहा था, कोयम्बटूर में शुरू हुआ, हैदराबाद में हो रहा था, अब अपने एनसीआर में भी शुरू हो गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने को किया है शुरू, कुछ एक हुए वहाँ पे, वेदांता हॉस्पिटल में भी शुरू हुआ है अभी, वो कर रहे हैं, डॉक्टर अमित कुमार की टीम है वहाँ पे,
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हमारे कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी लगे हुए हैं। पीजे चंडीगढ़ में भी एक बार किया था, लेकिन उसके बाद दिक्कत हुई थी। अब संभावनाएं पहले से बेहतर है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। सक्सेस रेशो कितना है? सक्सेस रेशियो जब शुरू हुआ था, इस समय लगभग हमारी 80% के 70 से 80% सक्सेस रेशियो है। क्राइटेरियाज वेल लेड है, गाइडलाइंस वेल लेड है। अब एक्सपर्टाइज, क्योंकि जब एक जगह शुरू हो चुके हैं अब, तो धीरे धीरे हमारे पास एक्सपर्टाइज बढ़ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि और सेंटर्स भी चाहेंगे कि रोहतक में भी आइए इसमें। हमारी भी कोशिश है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो हमारे पास एडिक्वेट फैकल्टी का ना होना है, जिसके कारण हम अपने आप को रोके बैठे हैं। अगर हमारे पास फैकल्टी का एडिक्वेट नंबर हो तो ये हमारे लिए इस समय स्वर्णिम है, क्योंकि उधर से डॉक्टर लोचम साहब हैं, इधर से हम हैं, तो क्योंकि कार्डियोथोरेसिक के साथ मिलकर करना है हमको, और टीम भी हमारी तैयार है, और ऑर्गन स्टेट ऑर्गन अथॉरिटी भी रोहतक आई हुई है। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, आपको इन चीज़ों को पूरा करने के लिए पूरा एक ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो हमको थोड़ा रिफाइन करना है, थोड़ा ऐड करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है जो हमको चाहिए, जो हमको करना। ये थे डॉक्टर ध्रुव चौधरी। और ये मैं डॉक्टरों का डॉक्टर इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये उन युवाओं को पढ़ाते हैं जिन्होंने डॉक्टरी करने के लिए पीजीआई में आए हैं। और डॉक्टर साहब एक बहुत काइंड हार्टेड आदमी हैं। जमींदार लोग इनके सिर पे चढ़े रहते हैं, मैंने देखा है मरीज आपके ना। नहीं, वो सब अपनी, हमारे अब देखो मूल मंत्र शुरू से एक ही रहा है कि हमारी माँ ने कहा था तुम्हारे पास सुखी आदमी कोई नहीं आएगा। हाँ, तो जहाँ तक उसको सुन तो लो, अगर कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है लंग्स से, तो डॉक्टर साहब की सेवाएं पीजीआईएमएस में है। थोड़ा प्रोसेस वहाँ का लंबा है क्योंकि क्राउड बहुत है वहाँ पे, हर कोई ज़रूरतमंद आता है, लेकिन डॉक्टर साहब के पास जो भी पहुँचता है, ये अमीर और गरीब सबको एक ही नज़र से देखते हैं, उसी तरीके से इलाज करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत लंबी बातचीत की आपने और बहुत ही शानदार बात की। छुट्टी थी तो आराम से हो।